Hi everyone, welcome back. Today's video is very important for all the salaried people out there. जितने भी लोग सैलरी लेते हैं और उसके ऊपर टैक्सेस देते हैं उनके लिए ये वीडियो देखना मैंडेटरी है बिकॉज इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसमें वो मेजर डिफरेंस क्यों होता है। बिकॉज जब भी आपके घर वाले पूछेंगे कि यार तुम्हारा सीटीसी तो 12 लाख रुपए है पर इन हैंड सैलरी जब आती है तो महीने के सिर्फ तुम्हें 70,000 रुपए ही मिलते हैं। सो यू विल बी एबल टू टेल देम एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। ऑन दी अदर हैंड जितना भी आप पैसा टैक्सेस में दे रहे हो उसका काफ़ी मेजर पोर्शन आप बचा सकते हो एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मेजर सेक्शंस जो आपके लिए फिजिबल है टैक्स सेव करने के लिए। सो वी विल कवर बोथ द थिंग्स। और फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और आपको अपना आईटीआर भरना होता है, टैक्स सबमिशंस करने होते हैं, उसके लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े, दोस्तों से पूछना ना पड़े, तो इससे बेटर है कि आप आज ही सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद सीटीसी। सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी। इन लेमैन्स टर्म इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरे साल में कंपनी को आप पे कितना खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज योर सीटीसी। और जब भी आपकी जॉब लगेगी द कंपनी विल प्रोवाइड यू एन ऑफर लेटर जिसमें आपकी सैलरी के बारे में, आपके सीटीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स रहने वाली हैं। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एन एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मेंशन है और कुछ डिफरेंट वैल्यूज मेंशन है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बट लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स। सो सबसे पहले ऑन द टॉप रहने वाला है बेसिक सैलरी और द बेस सैलरी जो इस केस में है 2,20,000 रुपीज़। नाउ व्हाट इज बेस सैलरी? बेस सैलरी इज द अमाउंट विच द कंपनी इज पेइंग यू इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट यू प्रोवाइडिंग देम और द सर्विसेज दैट यू गिविंग देम, राइट? सो दिस इज योर बेस सैलरी। देन यू हैव सम अलाउंसेज। तो बहुत सारे तरह के अलाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस विच इज नोन एज HRA, leave travel allowance which is known as LTA. Then there are certain other kind of allowances like communication allowance, gifts, food coupons, other special allowances. अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी ये सारे अलाउंस दे। कुछ कंपनी सिर्फ HRA देती है, LTA देती है और एक लमसम अमाउंट दे देती है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल अलाउंस, राइट? एंड इफ यू एड योर बेसिक सैलरी एंड द अलाउंसेज यू विल गेट योर ग्रॉस सैलरी which in this case is 5,23,600 rupees. Now the next part is the benefits and the deductibles. तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। So in most of the cases what you will see is there is a medical insurance जिसका एक annual cost mentioned होगा। Then there is something known as gratuity. अब gratuity क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे, but which is in this case 11,000 rupees. And then comes PF, Provident Fund, जिसके अंदर employers का शेयर और employee का शेयर दोनों को ऐड करके एक वैल्यू लिखी होगी which is in this case 52,800 rupees. और जब आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे यू विल गेट योर टोटल डिडक्शंस एज 93,800 रुपीज़ एंड the total CTC will be the sum of all this, the gross plus the benefits, it is 6,17,400 rupees. तो ये सारी चीज़ें हैं बट देर आर सम फैक्ट्स विच इज़ गुड टू नो और आपके पास अगर आपका ऑफर लेटर है सो यू कैन जस्ट वेरीफाई दीज थिंग्स। सबसे पहले HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, इट इज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, राइट? एंड देन कम्स द लीव ट्रेवल अलाउंस। सो ये कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर। एंड LTA में क्या होता है कि आप अगर कहीं घूमने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप से गोवा घूमने गए, राइट? आप गोवा घूमने गए, वहाँ पे आपने दिल्ली से फ्लाइट ली गोवा तक की एंड वो रिटर्न फ्लाइट थी, तो आपके कुल मिला के मान लो 20,000 रुपये लग गए या से 15,000 रुपये लग गए। सो यू कैन एक्चुअली क्लेम दैट कि मेरे LTA में इतने पैसे लगे हैं और उतने अमाउंट पे आपको उस साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग कि आप अपने LTA पे टैक्स बचा सकते हो इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग दैट थिंग इन ट्रैवलिंग, ठीक है? अब इसमें कुछ रूल्स भी हैं। सो फर्स्ट थिंग, आप एक कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक बार LTA क्लेम कर सकते हो और 4 साल में सिर्फ 2 बार। तो ये कैलेंडर ब्लॉक्स में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट कैलेंडर ब्लॉक वॉज 2018 to 2021। नाउ द न्यू कैलेंडर ब्लॉक इज 2022 to 2025। इसका मतलब है कि 2022, 2023, 2024, 2025 इन 4 साल में मिला के आप कभी भी 2 बार LTA क्लेम कर सकते हो। और आप घूमने जाओगे तो आपको उसका पूरा का पूरा प्रूफ सबमिट करना होगा दैट दिस इज माई टिकट्स, यहाँ पे मेरे इतने पैसे लगे। बट यू कैन क्लेम एंड यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेस। तो अगर आपके से इस केस में 18,333 रुपीज़ हैं एंड जस्ट इन केस आपके 15,000 रुपये लगे एक साल में ट्रैवलिंग के ऊपर, तो आप दिखा सकते हो कि दिस इज़ माई प्रूफ, मेरे 15,000 रुपीज़ लगे हैं एंड यू कैन क्लेम इट। तो आपको 15,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड इफ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 18,333 रुपीज़ फ्रॉम 15,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम्स प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन मोस्ट केसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक बास्केट है जिसमें हर साल
हर महीने एंड इन टर्न हर साल आप और आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी है, इक्वल पैसा डालते हो, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो बेसिकली आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, इन हैंड सैलरी में नहीं आ रहा है, बट वो पैसा आपका जुड़ता चले जा रहा है जब तक आप काम कर रहे हो, राइट? और जितना पैसे आप डालोगे उतना ही आपका कंपनी डालेगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपका 26,400 डिडक्ट होता है। सिमिलरली जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो भी 26,400 डालेगी, एंड दैट्स वाई वी कैन सी जो प्रोविडेंट फंड है, इट इज़ 26,400 टाइम्स टू विच इज़ 52,800। सो दीज आर ऑल योर मेजर कंपोनेंट्स। अब इनके बारे में हम डीपली भी बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन हैंड सैलरी। तो हर मंथ जब आपको सैलरी मिलती है उसके साथ साथ आपकी एक सैलरी स्लिप भी बनती है, जो आप अपने ईएसएस पोर्टल पे जाके भी देख सकते हो, या हर कंपनी का एक अपना लिंक होता है जहाँ पे वो अपने सारे सैलरी स्लिप्स अपलोड करते हैं। सो आप जाके सिंपली अपना एम्प्लॉयर कोड डाल के वहाँ पे सैलरी देख सकते हो, और उसकी पे स्लिप भी देख सकते हो कि मेरे कहाँ पे कितने डिडक्शंस हुए, मेरी सैलरी कितनी आई, एंड ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर मैं हर मंथ की सैलरी स्लिप को जोड़ के एक एग्रीगेटेड सैलरी स्लिप बनाऊं, सो यू विल बी बेटर एबल टू कंपेयर कि सीटीसी और एग्रीगेटेड सैलरी स्लिप में क्या डिफरेंसेस है, और आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स रीड इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो सबसे पहले कुछ मेजर कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी और अलाउंसेस जैसे आपके सीटीसी में थे वैसे ही आपकी सैलरी स्लिप्स में है। अगर मैं मंथली सभी से बेसिक सैलरी जितनी भी आपकी मंथली आती है उसको जोड़ दूँ तो आपकी एनुअल बेसिक सैलरी बन जाएगी, राइट? इट्स सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 12। सो यहाँ पे आपकी एनुअल बेसिक सैलरी और एनुअल अलाउंसेस मिला दें तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई, एनुअल ग्रॉस सैलरी विच इज़ 5,23,000 रुपीज़। पर यहाँ पे अब कुछ डिडक्टिबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सीटीसी के केस में आपका मेडिकल इंश्योरेंस दिखाया गया था पूरे एक साल के 30,000 रुपीज़, वो जाएंगे कहाँ से, उसका प्रीमियम कहाँ से जाएगा? वो जाएगा आपकी सैलरी से। तो आपकी सैलरी से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जाएगा हर महीने, और उसको अगर मैं सम कर दूं इट विल कम आउट टू बी 30,000 जो आपका सीटीसी के अंदर था। देन कम्स द प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड के केस में हमने देखा था कि आप भी 26,400 डालोगे, आपकी कंपनी भी डालेगी। सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, बट इस एग्जाम्पल में आपने भी 26,400 डाला और आपकी कंपनी ने भी। पर जो आपका 26,400 रुपीज़ है वो कंपनी अपने हिस्से से क्यों डालेगी? वो भी तो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिडक्टिबल्स। देन कम्स प्रोफेशनल टैक्स। इट इज़ अ स्टेट टैक्स। तो कुछ स्टेट्स में लगता है, कुछ स्टेट्स में नहीं लगता। किस में नहीं लगता, वील सी। But then comes income tax, which is tax deduction at source. So it is utmost important for the company to deduct the EPF, which is Employed Provident Fund, जो हमने 26,400 देखा था, and TDS, which is tax deducted at source. तो जब भी आपके पास आपकी सैलरी आएगी, सबसे पहले एज पर द टैक्स स्लैब कैलकुलेशन होने के बाद आपका टैक्स डिडक्ट होगा और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। एंड देन इफ यू डू योर इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टफ, आप उसको क्लेम कर सकते हो। जितना टैक्स कटा है उसमें से कुछ पोर्शन आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू डिडक्ट टैक्स एट दैट वेरी पॉइंट इन टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल डिडक्शंस हैं आपके 70,400 रुपीज़। तो आपकी सैलरी, जो आपकी इन हैंड सैलरी है, वो रह गई ग्रॉस सैलरी माइनस द डिडक्टेबल्स, जो कि 4,52,600 रुपीज़ है। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपका सीटीसी और इन हैंड सैलरी में एक डिफरेंस रहता है, राइट? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। जैसे हमने एलटीए के केस में देखा था कि जितना भी आपको एलटीए मिल रहा है उस पे इफ़ यू आर एबल टू क्लेम, अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो जो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली एचआरए में भी यू हैव द प्रोविजन कि आप उस अमाउंट पे टैक्स बचा सकते हो। एंड इन लास्ट केस, इन लास्ट एग्जांपल वी सॉ कि 1,10,000 रुपये आपको एलटीए मिल रहा था, तो आप इस बड़ी अमाउंट पे टैक्स बचा सकते हो। बट देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। व्हाट आर दे? लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज़ योर नेम शुड बी ऑन द रेंट रिसीट। यहाँ से गवर्नमेंट पता करना चाहती है कि क्या आप सच में रेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे। सेकंड पॉइंट, द एचआरए शुड बी कॉम्पोनेंट ऑफ योर पे स्लिप। अब क्योंकि हमें पता है कि अलाउंसेस सब सैलरी स्लिप के अलग हो सकते हैं और कुछ केसेस में एचआरए मिलेगा, कईयों को नहीं मिलेगा। सो अगर कोई कंपनी एचआरए नहीं देती उस केस में आप एचआरए पे टैक्स नहीं बचा सकते ऑब्वियसली। थर्ड थिंग, यू शुड बी अ सैलरीड पर्सन और अ पेड एम्प्लॉय। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। फोर्थ वन, यू शुड रिसाइड इन अ रेंटेड हाउस एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर होटल्स। ऑब्वियसली अभी काफ़ी सारे तेज लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं होटल में रहूँगा और वहाँ का बिल सबमिट करूँगा, पर उस पर आप टैक्स नहीं बचा सकते। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपना एनुअल रेंट 1,00,000 से ऊपर पे कर रहे हो तो आपको अपने हाउस ओनर का पैन कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। उसकी आपको डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि कौन है वो, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू नो कि कौन है ये इंसान जो इतने पैसे रेंट से कमा रहा है हर साल, और उस पर भी वो उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे। सो दिस इज द सिंपल रीजन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का रेंट 10,000 रुपये है तो आपको साल में 1,20,000 रुपये पे रेंट देना होगा। एंड बिकॉज अगर आप इस अमाउंट पे एचआरए क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा टैक्स बचे इस पे, तो क्या होगा, आपको अपने
जो हाउस ओनर है उसका पैन भी सबमिट करना होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप कितना अमाउंट तक यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सो फॉर दिस यू विल हैव टू डू 3 कैलकुलेशंस। द फर्स्ट वन, यू विल हैव टू कैलकुलेट HRA डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। 50% of your basic salary in case of metro cities, 40% of basic salary in case of non-metro cities. Second thing, you will calculate your annual rent and you will subtract 10% of your basic salary from this. तो वहाँ से एक amount निकल के आएगा. Third thing, you will write down the actual amount of your HRA. तो यहाँ पे आपको 3 different values मिल गई. अब इन तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वही वो अमाउंट है जिस पे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका HRA है विच इज़ 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1,10,000 रुपीज़। जो आपका रेंट माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी है दैट इज कमिंग आउट टू बी 80,000 रुपीज़। और जो आपका एक्चुअल अमाउंट ग्रांटेड फॉर HRA है जो कि हमारे केस में था 1,10,000 रुपीज़, तो इस केस में आप 80,000 रुपीज़ पे ही अपना HRA पे टैक्स बचा पाओगे बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग्स दीज 3. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज ग्रेचुटी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस इज द अमाउंट दैट यू रिसीव इन रिटर्न फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू द कंपनी एज अ टोकन ऑफ लव. अब देखो लव वाली कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, दे रहे हैं दिल खुश करने के लिए, काम ज़्यादा करवाएंगे उसके बाद, बट लव वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है. अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं. द फर्स्ट वन, एन एम्प्लॉय शुड बी एलिजिबल फॉर सुपर एनुएशन. इसका मतलब है कि वो रिटायरमेंट फंड के लिए एलिजिबल हो, या तो एन एम्प्लॉय रिटायर्स, इसका मतलब उसने नौकरी की और मतलब अब वो रिटायर होना चाहता है से 55 की एज में या 60 की एज में, तब उसको अपना ग्रेजुटी ले सकता है. देन कम्स एन एम्प्लॉय रिजाइंस आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years विद अ सिंगल एम्प्लॉयर. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पे 5 साल तक लगातार काम किया, यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेचुटी. अगर आप स्विच कर रहे हो तो वो 5 साल में जितना भी आपकी ग्रेचुटी अमाउंट बनेगा वो आपको मिलेगी. जस्ट इन केस, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, हमारे CTC के अंदर जो ग्रेचुटी मेंशन थी दैट वाज 11,000 रुपीज़. अगर आपने 5 साल एक कंपनी में काम किया तो आपका जो टोटल ग्रेचुटी अमाउंट है दैट विल बिकम 55,000 रुपीज़. 11,000 times 5, right? And the last option, an employee passes away or suffers disability due to illness or accident. अब ये तो तौबा किसी को ना हो, बट इस केस में भी आपको आपका ग्रेचुटी अमाउंट मिल जाएगा, राइट? सो आई होप you are able to understand this thing. The next one on my list is professional tax. अब ये काफ़ी सारे लोगों ने कभी भी नाम नहीं सुना होगा या अपनी सैलरी स्लिप में नहीं देखा होगा. The simple reason for that is it is a state tax, not a national tax. तो जो भी states mentioned है, अगर आप इसमें से किसी एक स्टेट का पार्ट हो तो आपने कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टैक्स दिया होगा अगर आप अपनी सैलरी स्लिप जाके चेक करोगे. एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सैलरी या फिर आप कितना पैसा कमाते हो. बट देर इज़ अ थ्रेशोल्ड. जितनी ज़्यादा सैलरी है उतना ज़्यादा आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है, बट 2500 के ऊपर कभी भी आपका ये टैक्स नहीं जाएगा. एंड एट द सेम टाइम, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये टैक्स देना ज़रूरी है. और आपकी सैलरी स्लिप में आप देखोगे कि ये डिडक्ट होके ही आता है एंड दिस टैक्स गो स्ट्रेट टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो फार इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CTC एंड इन हैंड सैलरी एंड यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. बट अब बात करते हैं टैक्स बचाने के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो आपने अभी तक देखा कि आप HRA पे और LTA पे दोनों पे अपने टैक्सेस बचा सकते हो अगर आप उसको राइट प्रूफ दे पाओ तो. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर डिफरेंट वेज जहाँ पे आपका टैक्स बच सकता है. द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि इस डिडक्शन के लिए या इस पे आपको पैसे बचाने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं देना है. इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन और अ पेंशनर, मतलब आपको अगर पेंशन मिलती है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी 50,000 की सैलरी पे टैक्स बचा सकते हो. एज अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपीज़ है तो ऑब्वियसली जो आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा वो 8 लाख रुपीज़ पे होगा. बट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़ अब आपका टैक्स कैलकुलेशन 7.5 लाख पे होगा. सो ऑटोमेटिकली जो वो 50,000 पे भी टैक्स लगने वाला था वो अब नहीं लगेगा. तो चाहे आपकी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए अवेलेबल है और दोनों रिजीम्स में, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, दोनों में एप्लीकेबल है. तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 50,000 रुपीज़ पे ऑटोमेटिकली आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस सेक्शन के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा टैक्स बचा सकते हो. इट अलाउज यू टू गेट द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 lakhs पर ईयर ऑन द टैक्स पेयर्स टोटल इनकम. इसका मतलब कि अगर आपकी सैलरी से 8 लाख रुपए है, उसमें से 50,000 आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन पे बचा लिए, पर 1.5 लाख रुपए आप यहाँ इस सेक्शन के अंडर भी बचा सकते हो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके. और अब आपका जो टोटल
टैक्सेबल सैलरी है दैट विल बी 6 लाख रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 8 लाख रुपीज़। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ कर सकते हो, तो इट इज़ मैंशनड इन दिस लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ELSS, EPF, पेंशन स्कीम्स, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है ये। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। वी ऑलरेडी हैव सीन दैट EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वॉज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी स्लिप एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्शन 80C। इसका मतलब क्योंकि आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट शो करनी है, इसमें से हमारे एग्जाम्पल में 26,400 रुपीज़ एनुअली ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो अब इस केस में जो बचा हुआ 1,23,600 रुपये है, सिर्फ उसी पे हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं, या फिर उतने अमाउंट का ही हमें इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है अगर हम पूरे 1.5 लाख रुपये पे टैक्स बचाना चाहते हैं। सो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जाता ELSS के लिए, विच इज़ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, राइट। बट बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो और उसका प्रीमियम दे सकते हो। आप FDs ले सकते हो, टैक्स सेविंग FDs, जिसका एक लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, या फिर आप एक हाउसिंग लोन ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये 1.5 लाख रुपए पे टैक्स बचा सकते हो एंड डेफिनेटली सबको करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं, एक आपका टैक्स बच रहा है, प्लस यू आर इन्वेस्टिंग इट इनटू एन एसेट, या फिर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देगा, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा टाइम के साथ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके घर वाले आपको ज़रूर फोर्स करते होंगे कि आप एक हाउसिंग लोन लो। तो हाउसिंग लोन लेने का मतलब क्या है, उसमें आप कैसे टैक्स बचा सकते हो। सो अंडर सेक्शन 80C जो लास्ट में आप देख रहे हो, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन हाउस लोन्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घर बनाना चाहते हो या घर लेते हो जिसकी कॉस्ट है 80 लाख रुपए है, जिसमें से 40 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी थे, पर आपने 40 लाख रुपए का डेट ले लिया है, आपने लोन ले लिया है। अब आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली कुछ इंस्टॉलमेंट्स बनेगी जिसमें आपकी प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगी, प्लस उस पे जो लोन पे इंटरेस्ट देना है वो होगा। तो अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो जो आपका लोन है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको हर महीने देनी होगी, एंड इन टर्न जो पूरी कंबाइंड अमाउंट बन के आएगी एक साल में, आप वो भी सेक्शन 80C के अंडर दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट बनती है सारे मंथ मिला के, से 12 महीने में आपने इतने इतने पैसे दिए, और जो एनुअल अमाउंट बन के आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी से 1.2 लाख रुपीज़। तो अब आपको अंडर सेक्शन 80C आप दिखा सकते हो कि मैंने 1.2 लैक्स तो अपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे किया है, 26,400 रुपीज़ मेरा EPF कटा है, और बचे हुए कुछ रुपए मैंने यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। तो आपका पूरे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया। अंडर 24B जो कहता है कि ठीक है आपने लोन तो लिया है जिसके प्रिंसिपल अमाउंट पे आप अंडर सेक्शन 80C अपना टैक्स बचा रहे हो, बट अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो उस पर भी आप एडिशनल टैक्स बचा सकते हो अप टू 2 लाख रुपीज़। तो ऐसा मान के चलो कि आपने एक शॉर्टर टाइम पीरियड सिलेक्ट किया अपना पूरा डेट, अपना पूरा लोन क्लियर करने के लिए, और जो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल के आता है, योर प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी बिग, जिसमें जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो ही 2 लाख रुपए है। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आप अपनी सैलरी में से निकाल सकते हो जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। सो ऐसा मान लेते हैं कि आपकी 15 लाख की सैलरी है, तो आप कहाँ कहाँ टैक्स बचा सकते हो। 50,000 आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन में बचाया, 1.5 लाख अंडर 80C, और 24B के अंडर आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन का, राइट। तो आप यहाँ पे टोटल ऑल इन ऑल आपने 4 लाख रुपए बचा लिए, तो अब आपको 15 लाख पे नहीं सिर्फ 11 लाख पे टैक्स देना है। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अंडर सेक्शन 80CCC, अंडर सेक्शन 80CCD1, अंडर सेक्शन 80CCD1B एंड अंडर सेक्शन 80CCD2, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है अपने टैक्स बचाने का, जिसमें से सबसे पॉपुलर है अंडर सेक्शन 80CCD1B, जहाँ पे यू गेट एन एडिशनल टैक्स बेनिफिट और 50,000 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टिंग इनटू NPS विच इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। तो आप समझ रहे हो आपने 50,000 का टैक्स और बचा लिया। तो अब आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट आ चुका है जहाँ पे आप पैसे डाल के इसका प्रूफ दे के गवर्नमेंट को वाइल यू आर फाइलिंग एन ITR कि मैंने इसमें पैसे डाले हैं, एंड यू आर एबल टू सेव टैक्स ऑन दिस 50,000 रुपीज़ एज वेल। सो फार हमने बहुत सारे तरीके देख लिए जहाँ पे टैक्सेस बचा सकते हैं। वन लास्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज सेक्शन 80D, एंड अंडर दिस सेक्शन द टैक्स पेयर कैन अवेल टैक्स डिडक्शंस ऑन प्रीमियम पेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट पेरेंट्स और चिल्ड्रन। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपने सिर्फ अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और आप उसका प्रीमियम दे रहे हो, तो आप जितना भी प्रीमियम दो आप साल के 25,000 रुपये पे टैक्स बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मेरी एनुअल प्रीमियम बनता है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो मैं दे रहा हूँ, दैट इज कमिंग आउट टू बी से 45,000 रुपीज़, बट उसमें से मैं 25,000 रुपये पे टैक्स बचा सकता हूँ, राइट। सिमिलरली बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स का भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो उनके प्रीमियम पे भी आप 25,000 या 50,000 बचा सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर एज। सो
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट केवल टैक्स डिडक्ट नहीं करती, इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू दी ऑप्शंस जहां आप टैक्सेस बचा सको। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल कि ये सारी जगहें हैं जहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हो। और अगर आपको बहुत सारा टैक्स नहीं बचाना है या इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, स्टिल आई विल से कि आप अंडर सेक्शन 80C कम से कम 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, जो आप ELSS में कर सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग माई पर्सनल फेवरेट टू सेव द टैक्सेस। अब दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिसपे लोगों को डाउट रहता है कि यार टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा। सो फर्स्ट थिंग इज लीव एनकैशमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी में आपको कुछ छुट्टी के लिए स्लॉट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितने वेकेशंस मिलेंगे, कितने सिक लीव मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 वेकेशन, 7 सिक लीव्स। और अगर आप इसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते तो इसमें से मान लो 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले साल, और बची हुई छुट्टियों के आपको पैसे मिलते हैं। सो वो जो भी एनकैशमेंट आप करोगे दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्सेबल। अगर आपने मान लो 30,000 रुपये कमाए अपने लीव एनकैशमेंट से, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब आप फायर होते हो या टर्मिनेट किया जाता है तो वहाँ पे 2 या 3 महीने की सैलरी एक साथ दी जाती है फॉर कंपनसेशन, तो उस पर भी दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्सेबल। अगेन देन मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस आता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। Then the next one is payment from an unrecognized PF or an unrecognized superannuation fund. तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। The next one, any amount received under the Keyman life insurance policy. It is also known as corporate honor life insurance, right? तो कंपनी अपने जो मेन एम्प्लॉयज़ है, जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका लाइफ इंश्योरेंस करवाती है, राइट? उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज द अमाउंट बिफोर ज्वाइनिंग, जिसको ज्वाइनिंग बोनस बोलते हैं, उस पर भी टैक्स किया जाता है। एंड आफ्टर सेसेशन उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो आप समझ सकते हो कि कोई भी तरह का आपको सैलरी के अलावा बोनस मिल रहा है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, उस पर आपका टैक्स डिडक्ट होने वाला है, एंड दैट टू द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ योर टैक्स स्लैब। ऑब्वियसली अगर आप मान लो कि 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो, तो आपका जो भी टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से 20% या 30% डिडक्ट हो जाएगा डायरेक्टली अंडर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या फिर आपका लीव एनकैशमेंट। कोई भी तरह की चीज़, अगर मान लो किसी कंपनी में ELRP मिलता है या फिर कोई भी तरह का प्रॉफिट आता है, कोई भी तरह का बोनस आता है, ईयर एंड बोनस आता है, सब पे डायरेक्टली आपका जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब का जो परसेंटेज है वो डिडक्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट टू थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 AS. Form 16 is a certificate of deduction of taxes at source that is provided by the company or an employer to its employee. तो जितना भी आपका टैक्स कटा है पूरे महीने में, उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका साल भर में कितना टैक्स कटा है। और ये मोस्टली इशू किया जाता है बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक डेडलाइन आती है, जैसे कि 15th of June एवरी ईयर इज द डेडलाइन, बट काफ़ी केसेस में ये पोस्टपोन हो जाता है, जैसे हमने कोविड के केसेस में देखा था, राइट? सो दिस इज फॉर्म 16। नाउ फॉर्म 26 AS इज अगेन अ सर्टिफिकेट, बट इसके अंदर इट विल बी मच मोर डिटेल्ड कि आपके टैक्सेस कहाँ कहाँ कटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो इनटू द स्टॉक मार्केट्स, या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पे आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन स्टॉक मार्केट्स, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, और वो कितना टैक्स देना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म 26 AS में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस का शेयर लिया जो 2000 पे लिया, पर आपने उसको बेचा 3000 रुपये पे, तो जो भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा रिलायंस के ऊपर, उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म 26 AS में मिल जाएगी। सो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म जो अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी जो भी आपके टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं उस सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज फॉर्म 26 AS। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस द न्यू टैक्स रिजीम, और आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस विद दिस चैनल, फॉलो अस, गिव अस अ thumbs up, write down a comment, and we'll see you in the next video. Take care. Bye bye.